ये कोई आम कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है जो हमें बताती है कि कैसे एक प्लेन में जा रहे लोग एंडीज पहाड़ियों में फंस जाते हैं और जिंदगी और मौत से लड़ते हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। कहानी की शुरुआत में हमें उरुग्वे देश में हो रहे रग्बी फुटबॉल मैच को दिखाया जाता है, जहां हम सभी को बहुत सारे कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जैसे कि नुमा तुर्काती, रोबर्तो कनेसा, नांदो परादो, गुस्तावो और भी कई सारे लोग। दिखाया जाता है कि बहुत जल्द ये फुटबॉल टीम चिले देश जाने वाले हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि पूरी टीम एयरपोर्ट आ जाती है और फिर सभी लोग एक पिक्चर क्लिक करते हैं। फिर सभी मौज मस्ती करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। उस वक्त फ्लाइट में 45 लोग मौजूद होते हैं। मौसम पूरा साफ होता है और प्लेन पहाड़ों के ऊपर से होती हुई आगे बढ़ने लगती है। आगे चलकर फ्लाइट में टर्बुलेंस होने लगता है तो उनमें से एक बताता है, जब प्लेन की गर्म हवा माउंटेन्स की ठंडी हवाओं से टकराती है तो अक्सर ऐसा टर्बुलेंस होता है। आगे चलकर टर्बुलेंस और बढ़ने लगता है, लोग और घबराने लगते हैं। अंदर से प्लेन का कैप्टन बाहर आता है और सबको सीट बेल्ट लगाने को कहता है। उसके बाद एक जोर का झटका लगता है और कैप्टन प्लेन के ऊपर टकरा जाता है। सभी की हालत खराब हो जाती है। बाहर दिखाया जाता है कि मौसम बहुत खराब हो चुका है और तभी अचानक से जोर की आवाज आती है और प्लेन का पिछला हिस्सा माउंटेन से टकरा जाता है। प्लेन से कुछ लोग उसी समय बाहर उड़ जाते हैं और प्लेन का आगे का हिस्सा स्लाइड करके घाटी से नीचे आ जाता है, जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। नोमा को होश आता है, वो अपने चारों तरफ देखता है। कई लोग दर्द से चिल्ला रहे होते हैं तो कई लोगों की मौत भी हो चुकी होती है। रोबर्तो कनेसा एक मेडिकल स्टूडेंट भी होता है, इसीलिए सबकी मदद कर रहा होता है। उसके बाद ये लोग भागकर पायलट के पास जाते हैं। वो भी अपनी आखिरी सांसें भर रहा होता है। वो कहता है कि भगवान तुम्हारी रक्षा करे। उसके बाद पायलट की भी मौत हो जाती है। अब ये सब लोग फंस चुके हैं। सब तरफ बर्फ ही बर्फ है और कांटेक्ट करने का कोई साधन नहीं है। देखते ही देखते रात हो जाती है और रात के साथ मुसीबतें और भी बढ़ जाती हैं। टेम्परेचर -30 डिग्री तक चला जाता है। अंदर सभी लोग कपकपा रहे होते हैं। सब के सब टूटे हुए प्लेन के अंदर एक जगह सिमट कर बैठे हुए होते हैं। ऐसा लगता है मानो कल सुबह तक ये जिंदा ही नहीं बचेंगे। सभी दर्द और ठंड से चिल्ला रहे होते हैं। जैसे तैसे रात कटती है। सुबह उठकर ये सभी लोग मिलकर लाशों को एक तरफ रख देते हैं और सभी जख्मी लोगों को बाहर ले आते हैं ताकि इनको धूप लग सके। उसके बाद वो लोग रेस्क्यू का इंतजार करने लगते हैं। रात को फिर से ठंड न लगे, इसीलिए सब लोग पूरे प्लेन को अपने सामानों से ब्लॉक कर देते हैं और अंदर बैठ जाते हैं। वो सभी आपस में बातें करते हैं कि कल मदद जरूर आएगी। अगली सुबह नांदो को होश आ जाता है। होश में आते ही वो पूछता है, मेरी बहन कहाँ है? फिर जैसे तैसे करके वो अपने बहन के पास घिसट कर पहुंचता है और उसको गले से लगा लेता है। वो पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है? तभी नुमा उसको बताता है कि वो अब नहीं रही। वो उस पल को याद करता है जब उन्हें छोड़ने आए पिता को उसने अपनी बहन और माँ का ख्याल रखने का वादा किया था। वो बहुत दुखी होता है। आगे दिखाया जाता है कि वहां उनके आसपास एक प्लेन मंडरा रही होती है जो उनके रेस्क्यू के लिए आई होती है। सभी खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं। मिरर रिफ्लेक्शन से सिग्नल देने की भी कोशिश करते हैं, मगर प्लेन आगे बढ़ जाती है और ये सब हिम्मत खोने लगते हैं। तभी नुमा कहता है कि अगर हम उस जगह पहुंच जाए जहां प्लेन टकराया था, जहां पर प्लेन का पिछला हिस्सा टूट कर गिरा है, तो हमें वहां बैटरीज मिल सकती है जिससे हम सब रेडियो सिग्नल ऑन करके कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद नुमा रोबर्तो और कुछ लोग को लेकर ऊपर चढ़ने लगता है। चढ़ते हुए जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनको समझ आता है रेस्क्यू प्लेन आखिर क्यों नहीं रुकी थी, क्योंकि वहां से उन लोगों को देख पाना नामुमकिन था। उसके बाद सामने के माउंटेन में स्लाइडिंग होने लगती है, इसीलिए वो सभी वापस लौट आते हैं। 6 दिन बीत चुके होते हैं। सभी का भूख से बुरा हाल हो रहा होता है। रात में आपस में कुछ लोग बातें करते हैं। नांदो का कहना है कि वो भूख से नहीं मरना चाहता, वो जिंदा रहने के लिए बाहर पड़ी लाशों को भी खा सकता है। इसीलिए जब ये सभी रात में एक साथ बैठे होते हैं तब इन सभी लोगों में से कई लोग इस बारे में आपस में बातें करने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर हम सब ऐसा ही करते रहेंगे तो बहुत जल्द मर जाएंगे। बाहर खाना पड़ा है, हमें उनको खाना पड़ेगा। नोमा कहता है कि ये सब गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, वो सब हमारे दोस्त हैं। तभी रोबर्तो कहता है कि ये सब अब मर चुके हैं और ये सिर्फ लाश है। भूख से मरने से अच्छा है कि बाहर पड़े खाने को खा ले। नोमा फिर भी नहीं मानता, लेकिन बहुत सारे लोग मजबूरी में इसी को सही ऑप्शन मानते हैं। तभी रात में नांदो की बहन अचानक से सांस लेना बंद कर देती है और उसकी मौत हो जाती है। सभी बहुत घबरा जाते हैं। उनको लगने लगता है कि कुछ दिनों बाद उनका भी यही हाल होने वाला है। नांदो बहुत दुखी मन से अपनी बहन को वहीं पास में दफना देता है और कहता है कि उसे अब यहाँ नहीं रहना है। अगली रात फिर से बहुत भूख भरी और कपकपाहट भरी रहती है। अब 9 दिन बीत चुके हैं।
सब अंदर वहां एक जगह पर बैठकर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि अगर मेरी मौत हो जाती है तो तुम सभी लोगों को मैं मुझे खाने के लिए इजाजत देता हूँ, ताकि तुम सब भूख से न मर जाओ। उसके बाद कुछ लोग बाहर जाते हैं और लाश निकालकर खाने लगते हैं। वो ईश्वर से कहते हैं, इस मुश्किल घड़ी में आप ही ने हमें डाला है, हमारे सभी गुनाहों के लिए हमें माफ कर देना भगवान। उन सभी लोगों में स्ट्राउज भाइयों का काम सबसे दर्दनाक होता है। वो सभी लोग लाश को चुनकर उसे चट्टान के पीछे काटते हैं, ताकि किसी को भी ये न पता चल सके कि ये उनकी कौन से दोस्त का मांस है। पांचो नुमा के पास आता है और मांस का एक टुकड़ा देते हुए कहता है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, नहीं खाओगे तो भूख से मर जाओगे। नुमा कहता है, ये सब गलत है, मैं नहीं खाऊंगा। उसके बाद उन लोगों को एक सूटकेस मिलता है जिसमें एक रेडियो होता है। रेडियो पर न्यूज सुनकर सभी चिल्लाने लगते हैं, जिसको सुनकर नुमा और पांचो बाहर आते हैं। दरअसल उनके लिए चलाए जा रहे सभी रेस्क्यू मिशंस को बंद कर दिया गया होता है और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया होता है। अगले दिन नुमा फैसला करता है कि उसे प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढना ही होगा, ताकि उनमें पड़ी बैटरियों का इस्तेमाल करके कांटेक्ट किया जाए। वो लोग अब माउंटेन चढ़कर वहां पहुंचते हैं जहां पर प्लेन का कुछ हिस्सा पड़ा होता है। वहां पे उनके कई दोस्तों की लाशें भी पड़ी होती है। थोड़ा और आगे वो जाने लगते हैं, लेकिन ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से वो वापस नहीं आ पाते और रात में स्नोफॉल होने लगती है। वो तीनों एक जगह पर एक साथ लिपटकर रात भर स्नोफॉल झेलते हैं। सुबह होने पर वो पूरी तरह से स्नोफॉल में ढके हुए होते हैं। वो जैसे तैसे वापस आते हैं। नांदो नुमा से पूछता है कि वहां पर तुमने क्या देखा। नुमा बोलता है कि सब तरफ बर्फ ही बर्फ है। नांदो बोलता है कि जानते हो, पहाड़ों के उस पार चिली देश है और हमें वहीं पहुंचना है। उसके बाद नांदो एक मांस का टुकड़ा नुमा को देता है और कहता है, अगर तुम अब नहीं खाओगे तो चिली देश नहीं पहुंच पाओगे। और नुमा मांस के टुकड़े को खा लेता है। फिर सभी एक दूसरे से इतने मुश्किल भरे पल में भी हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी बर्फ खिसकने की वजह से वहां बहुत सारा बर्फ अंदर आ जाता है और सबके सब बर्फ के अंदर दब जाते हैं और फिर से कई लोगों की मौत हो जाती है। बर्फ के अंदर फंसे हुए सभी लोग हिम्मत हारने लगते हैं। तभी नुमा से रहा नहीं जाता और वो अपने पांव से विंडो की ग्लास को तोड़ने लगता है। तभी उसके पांव से ग्लास टूट जाता है और बाहर रोशनी दिखाई पड़ती है। फिर सभी एक एक करके बाहर आते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ग्लास तोड़ने की वजह से नुमा के पांव में चोट लग गई है। आगे ये सभी लोग मिलकर फैसला करते हैं कि इन्हें वापस कोशिश करनी होगी और बैटरीज को ढूंढना होगा। इस बार 4 लोग ग्रुप बनाकर आगे बढ़ते हैं, मगर पांव में चोट लगने की वजह से नुमा गिरकर बेहोश हो जाता है और उसके पांव में इन्फेक्शन फैल चुका होता है, इसीलिए वो वापस आ जाता है। फिर अगले दिन नांदो को प्लेन का बाकी हिस्सा मिल जाता है। उन्हें वहां पर कुछ सामान भी मिलता है, पर तमाम कोशिशों के बाद भी वो सब रेडियो सिग्नल से कांटेक्ट नहीं कर पाते। वो सब वापस आ जाते हैं। अब नुमा बहुत कमजोर हो चुका होता है और उससे लगने लगता है कि वो लोग अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। वो नांदो से कहता है, मेरी मौत के बाद तुम सब मुझे खा लेना, मैं तुम्हें इसकी इजाजत देता हूँ। वो नांदो को गले लगा के बहुत रोता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत से सभी बहुत दुखी होते हैं। उसके तुरंत बाद ही रोबर्तो कहता है, हम यहाँ से कल ही निकलेंगे और उस पार चिली देश पहुंचेंगे। सुबह होते ही 3 लोग बैग्स में खाना भरकर निकल पड़ते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। जब तीनों माउंटेन्स की चोटी पर पहुंच जाते हैं तब इनको सिर्फ माउंटेन्स ही माउंटेन्स दिखाई पड़ते हैं। रोबर्तो थक कर हार मानकर बैठ जाता है, पर नांदो बोलता है कि मैं इतने दूर आकर वापस नहीं जा सकता, या तो मैं आगे बढ़ता रहूंगा या फिर चलते चलते मर जाऊंगा, पर हार नहीं मानूंगा। फिर उनमें से एक दोस्त वापस आने का फैसला करता है ताकि उनका खाना आगे और भी ज्यादा दिन चल सके। रोबर्तो और नांदो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। इस सफर में बहुत मुश्किलें होती हैं और रास्ते में रोबर्तो की तबीयत भी खराब हो जाती है, पर वो फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। आगे चलकर बर्फ खत्म हो जाती है और नदी आ जाती है। वो इतने कमजोर हो चुके होते हैं कि घुटनों पर आ जाते हैं। तभी उन लोगों को एक आदमी दिखाई पड़ता है जो कि वहां पर घोड़े पर सवार होता है और नदी के दूसरे किनारे से इनको देख रहा होता है। वो लोग हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं और तभी वो आदमी पत्थर पर कागज लपेटकर इस पार फेंकता है और नांदो सारी घटना इसमें लिखकर वापस उसको कर देता है, जिसे लेकर वो अपनी जगह के पुलिस अधिकारियों के पास जाता है और वो लोग इन सभी लोगों के जिंदा होने की खबर को उनके देश में पहुंचा देते हैं और उनको कई दिनों के बाद वहां पर खाना नसीब होता है। कुछ ही देर में वहां मीडिया आ जाती है और इनके पिक्चर्स क्लिक करने लगती हैं। इनके बारे में वो जानना चाहते हैं आखिर इतने दिनों तक वो कैसे बचे रहे। नांदो मिलिट्री के साथ चॉपर में बैठकर वापस माउंटेन्स पर जाता है और वहां पर बचे हुए सभी लोगों को बचा लिया जाता है। सभी लोग चॉपर्स को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो सभी लोग वापस आ जाते हैं। वापस आने पर अपने परिवारजनों से मिलकर सभी लोग बहुत भावुक हो जाते हैं।
दोस्तों, ये कहानी 1972 की एक फ्लाइट के क्रैश होने की सच्ची कहानी है, जो उस समय के मुश्किल परिस्थितियों को दिखाती है। हमें सिखाती है कि कैसे मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले समय में ऐसे ही कंटेंट्स मिल सके। वॉचर पॉइंट को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।